जय हिंद मित्रों, मैं डॉक्टर विजय कुलकर्णी आज आपके सामने हो गई है पीर पर्वत सी इस गजल पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूं। कवि का नाम है दुष्यंत कुमार, जो अव्यवस्था से सुव्यवस्था की कामना करता है। समाज में स्थित जो अव्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, अलग अलग नीतियां हैं, उस नीतियों से यह एक रास्ता निकालना चाहते हैं। जिस तरह से दो पर्वतों से बीच से एक गंगा निकलती है, उस तरह से अव्यवस्था से यहाँ सुव्यवस्था का रास्ता खोजने की, ढूंढने का प्रयास कवि कर रहे हैं, क्योंकि कवि का मन वहां पर विवल है। उनके मन में दर्द है, उनके मन में पीड़ा है इस सामाजिक स्थिति को देखकर। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि हो गई है पीर पर्वत सी। पीर का अर्थ है, पीर शब्द का अर्थ है दुख, विरह, गम। यह अर्थ इस पीर शब्द का है। आज कौन सी पीर है उनके मन में, हम देख लेते हैं प्रस्तुत गजल के माध्यम से। तो गजल के पहले हमें यह भी देखना होगा कि अव्यवस्था क्या है और अव्यवस्था क्यों फैली है समाज में। दोस्तों, इस अव्यवस्था को देखते समय हमारे सामने वह सारा चित्र खड़ा हो जाता है, जिस चित्र के माध्यम से देश की आजादी को लेकर जो वीरों ने सपने देखे थे, जो उन परवानों ने इस भूमि के प्रति सपने देखे थे, वह सपने किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं थे, एक समूह के लिए नहीं थे, एक जाति के लिए नहीं थे, तो समस्त मानव जाति के लिए थे। इस भारत भूमि पर रहने वाले हर एक उस व्यक्ति के प्रति थे, जिसके लिए उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी। उन्होंने वहां पर किसी एक व्यक्ति को केंद्र में रखकर, एक जाति को केंद्र में रखकर अपने प्राणों की आहुति नहीं दी। तो इस भारतवर्ष में जो भी पल पड़ा है, जिसका लालन पालन हुआ है, जो इस भारत भूमि की संतानें हैं, उन सब के लिए उन वीरों ने अपने प्राणों की बाजी दी है। और उनका सपना था, वो सोचते थे कि उनके कुर्बानी के कारण आने वाली पीढ़ियां स्वतंत्र हो जाएंगी, आने वाली पीढ़ी की वहां पर उन्नति होगी, वो देश की सुरक्षा करेंगे, इस भूमि की रक्षा करेंगे। और इसी सपनों के लिए उन्होंने समस्त मानव कल्याण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। और उनका सपना भी था, वह कहते भी थे, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसका अर्थ क्या है? उनके मन में वह सपने थे कि आने वाली पीढ़ियां इस भारत भूमि की रक्षा करेंगे। इसलिए उन्होंने कभी खुद के बारे में नहीं सोचा, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, अपने खुद के जीवन के विषय में कभी उसने नहीं सोचा, बल्कि इस भारत भूमि को ही अपना परिवार समझकर उन्होंने प्राणों की आहुति दी। लेकिन वर्तमान समय में हम देख लेते हैं, हर व्यक्ति वहां पर आत्म केंद्रित होकर जीवन जी रहा है। कोई सत्ता के लिए समाज को गुमराह कर रहा है। क्या इसीलिए हमें आजादी मिली थी? क्या उन्होंने वहां पर सिर्फ किसी एक जाति के लिए अपनी वहां पर प्राणों की आहुति दी है? क्या किसी एक मनुष्य के लिए दी है? नहीं, तो समस्त भारतवासियों के लिए उन्होंने वहां पर इस अपने प्राणों की आहुति दी है। जालियांवाला बाग हत्याकांड में यह नहीं देखा गया कि कौन किस जाति का है। वहां पर जब गोलियों की बौछार हुई तो वहां पर सिर्फ भारतीयों की हत्या हुई, भारतीयों पर गोलियों की बौछार की गई। न जाने उसमें कितने मेरे देश के सपूत वीरगति प्राप्त हो गए। लेकिन आज वर्तमान समय में हम देख लेते हैं, मनुष्य उस नेताओं को भी जातियों में बांट रहा है। जिन राष्ट्र पुरुषों ने इस भारत माता को आजादी देने के लिए, उनके सपने में भी कभी यह नहीं था कि मैं किसी जाति के लिए कार्य करूंगा। लेकिन आज उनके विचारों का अनादर करते हुए कई लोग उनके उस विचारों का वहां पर इस्तेमाल अपने खुद के मतलब के लिए कर रहे हैं। और जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करने की प्रवृत्ति भी यहां पर हो रही है। और ऐसी पीड़ा कवि के मन पटल पर है, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था इस भारत भूमि को रक्षा देने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, जिन्होंने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे दी,
उन्हीं के पीठ पीछे उनकी कुर्बानी भूलकर आज हम सत्ता हथियाने के लिए अपनी छाली में छेद करने तक को वहां पर तैयार है। हम घबराते नहीं, हमें कुछ नहीं लगता है, आत्मा मर चुकी है। यह अवस्था मेरे भारत भूमि की हो गई है। कई लोग इस तरह से अपने ही देश में रहकर पड़ोसियों का साथ देता है। ऐसी स्थिति, ऐसी पीड़ा कवि के मन में है, क्योंकि कवि ने कभी नहीं सोचा था इस भारत भूमि पर जन्म लेने वाले भी संतानें कुछ ऐसे होगी, और इसीलिए कवि के मन में पीड़ा है। कवि के मन में वो पीड़ा निर्माण हो रही है। ये क्या हो रहा है समाज में? जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं, इस भारत भूमि की रक्षा किस तरह से की जाती है। जैसे भारत के सीमा पर, इस भूमि के सीमा की रक्षा करने के लिए कोई सैनिक सीना तान कर दुश्मनों की गोलियों का सामना कर लेता है, तो वह किसी एक जाति के लिए, एक व्यक्ति के लिए, किसी एक समाज के लिए रक्षा नहीं करता। तो भारत भूमि में रहने वाले हर एक संतान की रक्षा के लिए वो सीना वहां पर दुश्मन की गोलियों के सामने कर देता है, दुश्मन के गोलियों के आगे अपना सीना खड़ा कर देता है, क्योंकि हमारी रक्षा हो। और यह भावना भारत की वीरों की थी और है। और वो सैनिक कभी नहीं सोचते कि वहां पर कोई किस जाति का व्यक्ति है, तो वह सिर्फ भारत के संतान हैं। इसके कारण हमारे भारतीयों की रक्षा हो, इसके कारण वह अपने सीनों पर गोलियां खा लेता है। उसमें कोई जाति नहीं आती। लेकिन वर्तमान स्थिति में हम देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। वर्तमान स्थिति में जातियों में हम बट रहे हैं। उन नेताओं को भी, उन वीरों को भी, उन परवानों ने जिन्होंने इस देश की रक्षा की है, उन वीरों को भी हमने नहीं छोड़ा है। हमारे मतलब के लिए हम उन्हें आगे कर लेते हैं और मन में जो षड्यंत्र है वो रच लेते हैं। ऐसी स्थिति इस भारत भूमि की हो रही है। लेकिन कभी ऐसी अव्यवस्था से भी सुव्यवस्था निर्माण करना चाहता है, और इसलिए कवि कहता है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आप कवि अपनी पहले गजल में कहते हैं, हो गई है पीर, पीर यानी दुख, पीड़ा, यातना, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, गलनी चाहिए। कौन सी पीड़ा? सामाजिक अव्यवस्था की पीड़ा। अब कहीं ना कहीं समाप्त होनी चाहिए। और जिस तरह से हिमालय से गंगा बहती है, उस तरह से समाज में जो गलत राह है, गलत रूढ़ियां है, गलत रास्ते हैं, वह कहीं ना कहीं आप समाप्त होनी चाहिए। भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए, भ्रष्ट नीति समाप्त होनी चाहिए, गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इसलिए यह जो अव्यवस्था है, जिस अव्यवस्था के कारण आम व्यक्ति जीवन जी नहीं पा रहा है, उसका शोषण हो रहा है, और ऐसी अव्यवस्था से कभी रास्ता निकालना चाहता है, और उसे यह पीड़ा लगती है, हिमालय जैसी, पर्वत जैसी इतनी बड़ी पीड़ा कवि को महसूस हो रही है। और इसलिए कवि कहता है, यह सामाजिक अव्यवस्था के कारण आज सपने चूर चूर हो गए हैं, आम व्यक्ति के वो जीवन जी नहीं पा रहा है। इसलिए अव्यवस्था से एक सुव्यवस्था का निर्माण होना चाहिए, ये कवि की अपेक्षा है। इसलिए कवि कहता है, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अगले दूसरे गजल में कवि हमारे सामने कहता है, आज वह दीवार पर्दों की तरह हिलनी चाहिए, आज वह दीवार पर्दों की तरह हिलने चाहिए, हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि मैं यह बुनियाद हिलनी चाहिए। गजलकार कहता है, यह जो असहयोग करने की प्रवृत्ति, प्रेम, सहानुभूति कहीं ना कहीं कमजोर होता जा रहा है। लेकिन कई जगहों पर यह प्रेम दिखाई दे रहा है, एक दीवार की तरह अब वह हिलने लगा है। लेकिन यह
अव्यवस्था जो है, असहयोग है, प्रेम है, इसकी दीवार पर्दों की तरह तो हिलने लगी है, लेकिन हिलकर नहीं चलेगा। तो इसकी जो बुनियाद है, जो नींव है, जो बेसिक है, जिसे पाया मराठी में पाया, तो वहां पर यह नींव बेसिक ही हिलनी चाहिए। और इसलिए कवि कहता है यह सिर्फ जो आज की स्थिति है, यह सिर्फ हिलकर नहीं चलेगी, तो इसका जो नींव है वही हिलनी चाहिए, वही नष्ट होनी चाहिए। और इस तरह से कवि कहता है आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए, जड़ से खत्म होनी चाहिए। यह अव्यवस्था, भ्रष्ट नीति, दुराचार, यह सिर्फ हिलकर नहीं चलेगा, तो वहां पर उनका पूर्णतः वहां से बुनियाद ही उसकी हिलनी चाहिए। आगे कवि कहते हैं हर सड़क पर, हर गली में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। कवि कहता है यह जो मनुष्य के अंदर की चेतना है वो हर शहर में, हर गांव में, हर व्यक्ति के अंदर जलनी चाहिए। उसे लगने लगे कि अब समय आ गया है परिवर्तन का, क्रांति का। और इसलिए हर भारतवासियों में चेतना जागृत होनी चाहिए। अब परिवर्तन की जरूरत है, आवश्यकता है, व्यवस्था को बदल देना चाहिए। और यह हर आम व्यक्ति की एक आशा है। और इसलिए कवि कहता है कि हर व्यक्ति के मन में वह चेतना जागृत होनी चाहिए। वह हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश जलनी चाहिए। यानी हर व्यक्ति के मन में वहां पर एक चेतना शक्ति जागृत होनी चाहिए और उसने अन्य अत्याचार के खिलाफ लड़ने की अपनी शक्ति को जागृत करना चाहिए। कभी आगे कहता है सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। कभी कहता है सिर्फ हंगामा खड़ा करना, यानी लोगों को बहकाना मेरा मकसद नहीं है, या लोगों को आपस में लड़ाना ये मेरा मकसद नहीं है। तो मेरी कोशिश ये है कि इस अव्यवस्था से कहीं ना कहीं सुव्यवस्था निर्माण होनी चाहिए, हर एक को अपने अधिकार मिलने चाहिए। और इसलिए कवि कहता है मेरी ये कोशिश कतई नहीं है कि मैं वहां पर कुछ हंगामा खड़ा कर दूं, लेकिन अव्यवस्था से सुव्यवस्था की इच्छा मेरे मन में जरूर है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए, यह अव्यवस्था बदलनी चाहिए और सुव्यवस्था निर्माण होनी चाहिए। यह मेरी कोशिश है और इसलिए यह सूरत बदलनी चाहिए, ये स्थितियां बदलनी चाहिए। इस तरह से कवि को एक अपेक्षा है और इस अपेक्षा से वह कहता है कि मैं हंगामा खड़ा करना नहीं चाहता। कवि समाज के नवयुवकों को कहते हैं मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। वो कहता है किसी ना किसी को तो समाज की अव्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए, विरोध करने के लिए साहस करना चाहिए। और इसीलिए वह मेरे सीने में नहीं, मेरे हृदय में नहीं तो कम से कम किसी और के हृदय में क्यों ना हो, इस देश की अव्यवस्था के प्रति आवाज उठाने के लिए की तैयारियां उसमें होनी चाहिए। वो कहता है कि कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी है, अन्य अत्याचार के खिलाफ लड़ने की, अव्यवस्था के खिलाफ लड़ने की कहीं ना कहीं तैयारी होनी चाहिए। और इसलिए कवि कहता है कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ये इस अव्यवस्था से सुव्यवस्था का एक पथ निकलना चाहिए, एक रास्ता निकलना चाहिए, एक मार्ग निकलना चाहिए। जिस तरह से हिमालय से गंगा निकलती है उस तरह से कवि को आशा है कि अब ये हालत बदलती जाएगी। और इसलिए कवि कहते हैं यह सारी व्यवस्थाएं, अव्यवस्था देखकर कवि के मन में पीड़ा होती है, दुख होता है और वह कहते हैं हो गई है पीर पर्वत सी
हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इस तरह से कवि अव्यवस्था से सुव्यवस्था की कामना करता है और अपने इस गजल के माध्यम से देशभक्ति तथा समाज को सचेत करने का कार्य इस गजल के माध्यम से किया गया है। जय हिंद।